that in a professional ethics, our nature must be according to our profession, and our duty is give justice to the every kinds of victim. That is our ethics must be against the एनी काइंड्स ऑफ क्लाइंट। तो किसी भी क्लाइंट के अगेंस्ट में हमारा इथिक्स होना चाहिए कि उसको हम न्याय दे और उसको जस्टिस दे, उसके विक्टिम्स को रिमीडी दे। बराबर, ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल इथिक्स होना चाहिए। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ द लीगल प्रोफेशन इंडिया, भारत में लीगल प्रोफेशन की डेवलपमेंट कैसी हो गई। आपको मालूम है कि भारत में जो लॉ है, बराबर है, वो ब्रिटिश इरा से बनाए गए हैं। बराबर है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की अलग अलग देशों की, जैसे कि अमेरिका, यूएसए है ना, लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग देशों की उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करके बाद फिर हमारे भी इंडिया में ऐसा होना चाहिए, जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए, और जो ये है मतलब न्याय के जो न्याय देगा तो पारदर्शक कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कैसा होना चाहिए, सभी प्रकार की चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहिब इन्होंने बनाए, दर्ज की गई है। बराबर है, तो इसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ लीगल प्रोफेशन का, ये हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा प्रोफेशन लीगल प्रोफेशन अगर अच्छा नहीं है या अकॉर्डिंग टू अवर इथिक्स नहीं है, तो उसका जो इफेक्ट्स है वो हमारे प्रोफेशन पे होता है। जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एडवोकेट हो, एडवोकेट हो के आप अगर ये मालूम है आपको, पत्ता मालूम है, पत्ता ये गंजी पत्ता जिसको बोलते हैं हम, या जो हम हाँ हाँ, राइट राइट राइट, तो ऐसे ऐसे चीजें, ताज, वेरी, हाँ हाँ, तो ठीक है, बराबर है। तो ये किसी भी प्रकार के पत्ते हैं, सुमित जी, किसी भी प्रकार के, अगर हम वर्ली खेल रहे हैं, मटका खेल रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, देसी दारू हम इधर प्रैक्टिस करते हैं और घर पे आके देसी दारू बेचते हैं, विवेक सर। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये हमारे प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। बराबर है, क्योंकि पहले ही हम लीगल के, हाँ, नो नो, ड्रिंकिंग ऑल्सो नॉट सुटेबल टू अवर प्रोफेशन, ड्रिंकिंग भी नहीं है। न न नो, हाँ, तो देखो जो करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अपन जो अभी पढ़ रहे स्टूडेंट्स में जो हम अभी है, तो हमको ये होना चाहिए कि हमको प्रोफेशन के अनुसार हमको चलना है। बराबर है, जैसे हम पान ट्रिप पे गए, जज साहब भी उधर आए, जज साहब ने भी घोटा लिया, हमने भी घोटा लिया, तंबाकू खाए साथ में, तो ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स नहीं रहेगा ना। तो हाँ, इसका इम्पोर्टेंस हमको रहना चाहिए। उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद में लीगल प्रोफेशन इन द प्री ब्रिटिश एरिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद का किस प्रकार का लीगल प्रोफेशन है, और उसके पहले का प्री ब्रिटिश एरा कैसा है, ये हमको इसमें पढ़ना है। जैसे आपको मालूम है कि प्री ब्रिटिश में जो ये थे, क्या कहते हैं, प्री ब्रिटिश में जो विक्टिम्स थे, तो विक्टिम्स को ज्यादा अपनी बाजू मानने का अधिकार नहीं था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, सभी प्रकार के जो विक्टिम्स है उनको अपनी बाजू मानने का फुल अधिकार मिला है। बराबर है, प्री ब्रिटिश में क्या था, जो आरोपी थे तो उनको उनके साथ क्रूएल्टी की जाती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, जो प्रिजनर है, जो प्रिजनर है, तो उनको सभी प्रकार के जो ये है मतलब अच्छी सुविधाएं मिलने लगी है। बराबर है, तो हमारा प्री ब्रिटिश इरा लीगल प्रोफेशन कैसा है और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा है, हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक देखो, मीनिंग, नेचर एंड नीड, इसकी गरज क्यों है, नेचर कैसा है, इसकी गरज क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये हमको इसमें पढ़ना है।
जैसे कि आपको मालूम है कि हम जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हमारा ब्लैक कोट होना चाहिए। हमको हमारे इधर मतलब नेक के बाजू में ये होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, है ना। हमारा जो बूट है वो ब्लैक होना चाहिए। हमारी चप्पल भी चलती है लेकिन वो ब्लैक होनी चाहिए, है ना। सफेद रबर की चप्पल पहन के हम जा रहे हैं, या हम छतरी पीछे लटका के जा रहे हैं वकील बन के, तो इस प्रकार की जो घटना है वो हमको नहीं करनी चाहिए, बराबर है। अच्छा सुटेबल कोट होना, पैंट ब्लैक होना, और वाइट शर्ट होना, ब्लैक कोट होना। हमारा जो ये है बैंड, नॉट, नॉट बोलेंगे जिसको, ये सफेद कलर का होना, बराबर है। तो ये चीजें हमको वहां पे दिखाना है। हमारी ड्यूटीज क्या है टुवर्ड। हाँ, टोपी चल सकती है लेकिन अगर वो ये हो गए तो मतलब अगर गंजा अगर वकील है तो पहन सकता है। तो जिसके सिर पर बाल है वो भी पहन सकता है, बराबर है। ऐसे टोपी पहनने को पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका रीजन हमको बताना पड़ेगा कि हम ये टोपी क्यों पहन रहे हैं। ओके। हाँ, ऐसा हमको कोई बोलेगा नहीं कि तुमने टोपी क्यों पहनी रहे, नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हमारे प्रोफेशन को अच्छा नहीं लगता है, बराबर है। हम्म। उसके बाद में हमारी ड्यूटीज क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स में हमारी ड्यूटीज क्या है टुवर्ड्स द कंट्री। टुवर्ड द कंट्री क्या है हमारी ड्यूटीज, जो कोई भी इंसान हमारे पास आता है तो उनको सबसे पहले मदद करना, हेल्प करना। जैसे आप एडवोकेट्स बने हो तो एडवोकेट्स का जो मीनिंग है वो क्या है, कि जो दबे हुए हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो विक्टिम है, इनको क्या देना चाहिए, हमको न्याय देना चाहिए। अगर हम पैसों के डिमांड, पैसों की कमाने के लिए अगर हम बैठे हैं तो हमारा वो प्रोफेशन इथिक्स नहीं है, बराबर है। हमको क्या करना है, लोगों को न्याय देना है। अगर कोई गरीब आता है तो उसको भी हमको न्याय देना है, कोई अमीर आता है तो उसको भी न्याय देना, मतलब टुवर्ड्स द कंट्री, देश में ऐसी हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी चाहिए कि भाई ये गरीब है या श्रीमंत है, सबको न्याय देना है हमारा काम है। टुवर्ड्स द कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी से लोग आए, कोई मुस्लिम आए, हिंदू आए, क्रिश्चियन आए, तो उनको न्याय देना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। जैसे कि आपके पास कोई एडवोकेट, आप हिंदू वकील हो, आपके पास मुस्लिम पक्षकार है, तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते ये मुस्लिम है करके, है ना। आप अगर सवर्ण हो तो दलित आपके पास आए तो आप वहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते दलित है करके, बराबर है। तो आपको अगर न्याय देना है, आप सॉरी आपको अगर वो एडवोकेट्स का प्रोफेशन लेना है तो आपको हम कोई भी समाज के अगेंस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, बराबर है। टूअर द, उसके बाद में टू द कोर्ट, टू द क्लाइंट, कोर्ट के अगेंस्ट भी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। हम जब कोर्ट में आते हैं तो ऐसा शोर शराबा करते आना चाहिए क्या, हंसते हुए आना चाहिए क्या जज के सामने, नहीं। जज अगर बैठे हैं तो उनके सामने झुकना है, और झुकने के बाद फिर प्रोसीजर करनी है, जाते हुए भी झुकना है, मतलब हमको रिस्पेक्ट देना है, बराबर है। सभी प्रकार के जो वकील है उनको भी रिस्पेक्ट देना है। हम कोर्ट में गए, जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे, दामिनी और सनी देओल चिल्ला चिल्ला के बोलता है आमिर खान, इसको अमरीश पुरी को, हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसी घटनाएं कोर्ट में नहीं होती, बराबर है। साइलेंट, सभी प्रकार की जो प्रोसेस है वो सभी साइलेंट चलती है। टू द क्लाइंट, क्लाइंट के अगेंस्ट में हमारी क्या ड्यूटी है। क्लाइंट अगर अनपढ़ है तो हमको उसी भाषा में बोलना है जिस भाषा में वो समझ सकता है। क्लाइंट अगर पढ़ा लिखा है तो हमको पढ़े लिखे भाषा में बोलना है। क्लाइंट अगर इंग्लिश बोलता है सिर्फ तो उसको इंग्लिश में हमको बोलना है, बराबर है। तो टू द क्लाइंट मतलब ऐसे जो माहिती है, वो इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है हमको जो वो समझ सके, बराबर है। टू द अपोनेंट एंड टू द कलीग्स, कलीग्स अपोनेंट मतलब हमारे जो अपोजिट पार्टी है। अगर विवेक सर और मैं आमने सामने एडवोकेट्स है, अपोजिशन में है, ये उनके पक्षकार के हैं, मैं अपने पक्षकार का हूँ, तो हम दोनों में झगड़े होने चाहिए क्या कोर्ट में, नहीं तो कॉलर पकड़ी और एक दूसरे को मारा, एक दूसरे को ठोसा मारा, तो ऐसा चलता है कि विवेक सर, नहीं नहीं चलता है, बराबर है। कोई भी, हेलो, आर यू लिसनिंग मी विवेक जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, वेरी गुड। तो टू द अपोनेंट मतलब, हाँ, जो कुछ भी हमारा अपोनेंट है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब जब कभी हम अपोजिशन में हैं पार्टी के, तब हमको लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हाँ, जब कभी हम कोर्ट के बाहर अगर गए तो पक्षकार ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू इनके साथ क्यों बैठा है, बराबर है। तो ये हमारे जो इथिक्स है वो होना चाहिए। सुमित जी, अगर हम बाहर अगर गाड़ी पे भी गए एक दूसरे के, कोर्ट के बाहर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोर्ट के अंदर अगर आपने पैर रखा तो एक दूसरे को लेवल आपका मेंटेन रखना जरूरी है। एक दूसरे को इशारे करना, एक दूसरे के तरफ हंसना, एक दूसरे को चिढ़ाना, ये चीजें कोर्ट में नहीं चलती है सुमित जी। कोर्ट के बाहर अगर आप आए तो आप हंसो खेलो कुछ भी करो, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं। समझ में है ना? हाँ 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 हाँ, बराबर है, बराबर है। देखो, जब कभी ऐसा भी हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जब कभी क्लाइंट अगर कोर्ट के बाहर है तो भी हम लेवल मेंटेन करके रख सकते हैं कि वो उनके उनके अंडरस्टैंडिंग में हमको करना है। अगर पक्षकार को हमारे पे भरोसा है तो करने की जरूरत नहीं है, पक्षकार को हमारे पे भरोसा नहीं है तो हमको ये मेंटेन रखने की जरूरत है। जैसे हम को पक्षकार के हाव भाव से, उसके रहन सहन से और उसके बोलने से हम समझ सकते हैं ना कि इसको क्या, हमारे हमारे से इनके दिमाग में क्या आ रहा है कि नहीं सुमित जी? तो पक्षकार देख के हमको मेंटेन रखना है। समझ में आया? हाँ, टू द अपोनेंट मतलब जो हमारा एडवोकेट है अपोजिशन का, उनके अगेंस्ट में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। टू द कलीग्स, जैसे कलीग्स है हमारे, कोई नातेवाईक है ना कोर्ट में, हमारे कलीग्स है हमारे, अगर कोई चाचा है चाची है तो हाय चाचा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, जज के सामने। हाँ हाँ, राइट। ओके ओके, राइट राइट, टू टू द कलीग्स। कलीग्स मतलब जो हमारा नजदीक का है, जो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, जो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है सुमित जी। फ्रेंड भी हो सकता है, कलीग्स मतलब जो नजदीक का है। हमारा हस्बैंड भी हो सकता है, हमारा हमारी वाइफ भी हो सकती है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा कोई भी जो नजदीक का है वो। ओके, बराबर बराबर। तो हमारे जो जो कलीग्स है मतलब जो हमारे प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो हम एक ही प्रोफेशन में अगर है तो उनके साथ भी हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमको इसमें पढ़ना है। और उनके अगेंस्ट में हमारी क्या ड्यूटी है। अगर आपका कोई दोस्त है वो वकील है, तो वो अगर अपोजिशन पार्टी का अगर एडवोकेट है तो उनके साथ हमको झगड़ना, है ना, एक दूसरे से गाली गलौज करना, ऐसी चीजें हमको नहीं करनी है, बराबर है। हाँ, उसके बाद में क्या है, एडवोकेसी, रिक्वेसाइट्स फॉर द सक्सेसफुल एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब वकीली। अगर आपको वकीली करना है, या आपको अगर प्रोफेशन में आना है एडवोकेट, तो रिक्वेसाइट्स फॉर द सक्सेसफुल एडवोकेसी। अगर आपको सक्सेसफुल एडवोकेसी करनी है तो क्या उसके रिक्वेसाइट्स है, मतलब तरीके क्या है उसके, उसके क्या क्या प्रोसेस है, ये हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में द एडवोकेट्स एक्ट 1961, अभी एडवोकेट एक्ट 1961 बना, और इसके अगेंस्ट इसमें क्या क्या चीजें हमको इसमें बताई गई हैं। मराठी भाषा समजते ना तुम्हाला का? हिंदी हिंदी भाषा समजते ना का मराठीत बोलू? एक तर नो 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 नो, बिकॉज Nilkhan sir, I think Hindi is difficult to understand. Nilkhan sir, हिंदी। ओके, बर 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 बर। निळकंठ सर हिंदी बोलू का मराठी बोलू? ओके ओके ओके, चला चला चला, ठीक आहे, व्हेरी गुड। तुम्हाला एक सर दोन्ही पण चालतात ना? हम्म, ओके। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो एक्ट बना, तो उसमें क्या क्या चीजें हमको इसमें बताई गई है। एडमिशन एंड एनरोलमेंट, सबसे पहले हमको क्या करना है, एडमिशन लेना है कोर्ट कॉलेज में, बराबर है। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद एग्जाम देनी है, एग्जाम देने के बाद हमारा एनरोलमेंट निकलता है, मतलब हमारा पंजीकृत हम हो जाते हैं, हमारा रजिस्टर हो जाता है, बराबर है।
तो ये चीज़ें हमको सीखनी है। उसके बाद में सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स, सबसे पहले हमको अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमको सीनियर एडवोकेट्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ अदर जो एडवोकेट्स है तो उनके साथ भी हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, बराबर है। पर्सन हु मे बी एडमिटेड हैज एडवोकेट्स ऑन द स्टेट रोल, द पर्सन हु मे बी एडमिटेड हैज एडवोकेट ऑन द स्टेट रोल। तो जो एडवोकेट्स, जो एडवोकेट एडमिटेड होते हैं, मतलब जो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में होने के बाद उनका एनरोलमेंट निकलता है, एनरोलमेंट निकलने के बाद वो बार एसोसिएशन की जो एग्जाम देती है, और उसके एग्जाम देने के बाद उनका कोर्ट में एडमिशन हो जाता है, मतलब कोर्ट में भी उनका रजिस्टर हो जाता है। तो ये जो स्टेट रोल पे जो चीजें वो हमको वहाँ पे करना है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी ये आईपीएस अधिकारी बनी है ना, पूजा खेड़ेकर, तो उन्होंने क्या किया, जो एटीट्यूड है वो दिखाना शुरू किया, बराबर है। एटीट्यूड दिखाने के बाद क्या हो गया, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो देखा सीनियर कलेक्टर ने कि भाई ये सच में एडवोकेट है कि नहीं है, तो सॉरी सच में ये आईपीएस है कि नहीं है, आईएएस अधिकारी है कि नहीं है, तो उनका जो प्रोसेस है वो सभी प्रकार क्या हो गया, झूठा निकला, है ना। तो अभी उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो आईएएस के लिए। तो उसी प्रकार से अगर आप एडवोकेट बनते हो तो एडवोकेट बनने के वक्त अगर आपने कोई ये क्या काम किया, मतलब इलीगल काम किया, बराबर है। जैसे आप पैसे देके डिग्री ले रहे हो, या पैसे देके आपका सनद ले रहे हो, तो ऐसी चीजें अगर आपको मिली, अगर बोर्ड के ध्यान में आई, तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। अगर आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस में करने के बाद अगर आप, यस, यस, हाँ, तो नहीं ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि भाई आपका नॉन क्रिमिनल होना चाहिए या आपका, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले अपन है ना ये सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक पेज, उसके बाद हम इसके ऊपर सवाल ये करेंगे, है कि नहीं सुमित जी? हाँ, ओके, ओके, हाँ, वेरी गुड। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट, अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, जैसे कि आप पिस्तौल लेके आ गए कोर्ट में धमकाने के लिए वकील को, अगर आपने चाकू लाया, अगर आपने पेट्रोल लाया, डीजल लाया, तो वो आगे वाले इंसान को अगर इंजुरी करने के लाया है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, बराबर है। अगर आप किसी सीनियर वकील को अगर मुक्का मारते हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो या जो ऐसा काम करते हो जो कानूनी तरीके से क्या है पाबंद है, तो ऐसे वक्त आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अगर किसी महिला वकील को आपने अगर टॉर्चर किया, मतलब उसको अगर सताना, अगर उसको अपनी छेड़छाड़ की, तो ऐसी घटनाएं में भी डिस्क्वालिफिकेशन आपका होता है। अगर आप दारू पी के आए कोर्ट में और बात बात कर रहे हो तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में अथॉरिटी टू होम एप्लीकेशन फॉर द एनरोलमेंट में भी मेड, तो ऐसे कुछ अथॉरिटी रहती है, डिपार्टमेंट रहती है जिनको ये अधिकार है, एप्लीकेशन फॉर द एनरोलमेंट में भी मेड। अगर कोई वकील इलीगल काम करता है तो उसको निकालने का या उसका एनरोलमेंट डिस्क्वालीफाइड करने का भी अधिकार अथॉरिटी को दिया हुआ है। उसके ऊपर भी ऑल इंडिया बोर्ड्स एसोसिएशन है, तो वो क्या करती है, ऐसे वकीलों का डिस्क्वालिफिकेशन करती है जो इलीगल काम करते हैं, बराबर है। उसके बाद में डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन, ये भी हमको इसमें पढ़ना है, डिस्पोजल फॉर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। अगर आपका एडवोकेट हो गया है, आपने अगर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एग्जाम दी, तो आप वहाँ पे एडमिसिबल हो जाते हो। तो इसका डिस्पोजल कैसे होता है ये भी हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रोल, आपका नाम रोल से निकाला जाता है, मतलब ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के जो रोल रहते हैं, मतलब जो ये रहती है जो पंजीकृत, जो ये रहती है
रजिस्ट्रेशन रहता है तो उस रजिस्ट्रेशन से आपका रोल निकाला जाता है, बराबर, अगर आपने कोई इलीगल काम किया तो। स्पेशल प्रोविजन फॉर द एनरोलिंग सर्टन एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स है और जिन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं की जिसके कारण उनका एनरोलमेंट निकालने की जरूरत पड़ी, तो उसका अलग प्रकार का स्पेशल प्रोविजन है। ओके, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहते हैं, वो हाई कोर्ट के एडवोकेट नहीं रहते, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को अगर अगर हमको निकालना है, ओके, तो उसका अलग प्रकार का स्पेशल प्रोविजन है, डायरेक्टली हम उनको निकाल नहीं सकते, बराबर है। उसके बाद में डिस्प्यूट रिगार्डिंग, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, बराबर है। क्या नाम है उस एडवोकेट का? एडवोकेट, नहीं नहीं नहीं, मिश्रा ने, अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा, हाँ अनिल मिश्रा, तो ये जिन्होंने जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर की विटपना की, तो उसको भी निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन जो जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये मारी, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, जान दो, कोई भी नाम होगा, तो उसका जो ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर द एनरोलिंग सर्टेन एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को अगर हमको निकालना है तो उसके एक अलग प्रकार की स्पेशल प्रोविजन है, बराबर है। उसके बाद में डिस्प्यूट रिगार्डिंग सेनियोरिटी, सेनियोरिटी, उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ द एनरोलमेंट एंड राइट्स ऑफ द प्री ऑडियंस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग सीनियोरिटी, मतलब अगर आपका किसी सीनियर के साथ डिस्प्यूट हुआ है तो उसकी भी अलग प्रकार की प्रोसेस है, बराबर है। तो अगर आपने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा, तमाचा मारा, तो आपके ऊपर केस होती है और आपका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ द एनरोलमेंट, अगर आपका ये सभी प्रकार की चीजें अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। राइट ऑफ द प्री ऑडियंस, राइट ऑफ द प्री ऑडियंस मतलब, प्री ऑडियंस अगर कोई एडवोकेट्स एडवोकेट है जो डिबेट कर रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, अगर कोई किसी ऑडियंस को अगर बात करना है तो बात कर सकता है कटघरे में आके, बराबर है, तो उनका भी अधिकार है। राइट ऑफ द एडवोकेट, एडवोकेट के क्या अधिकार है ये यहाँ पे हमको सीखना है। जैसे कि एडवोकेट के अधिकार है, एडवोकेट के अधिकार है कि वो अपने मन से फी ले सकता है, मतलब जितनी कोर्ट ने ठहराई हुई है उतनी ले सकता है, लेकिन सीनियरिटी होने के बाद वो अपने मन से फी ले सकता है, बराबर है। तो ये एडवोकेट्स की क्या है, राइट्स है। जब वो प्रैक्टिस, जब वो ये करता है, क्रॉस लेता है, तो अपोनेंट व्यक्ति को उसके अंदर बोल नहीं सकता वो, ये उसका राइट्स है। अलग अलग प्रकार के राइट्स है वो हमको इसमें सीखना है। सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, बराबर है। बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, जैसे हमारा स्टेट बार काउंसिल है महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट बार काउंसिल, तो उसका रजिस्ट्रेशन हमको होना बहुत जरूरी है, बराबर है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, पावर्स एंड फंक्शंस, मतलब बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या उसके पावर्स है, बराबर है, ये हमको इसमें सीखना है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग है, और स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल है हर स्टेट में रहता है। जैसे ये हरियाणा का स्टेट बार काउंसिल है, राजस्थान का स्टेट बार काउंसिल है, पंजाब का स्टेट बार काउंसिल है, उसी प्रकार के महाराष्ट्र एंड गोवा ये स्टेट बार काउंसिल है, बराबर है। तो ये हमारा हमको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल का होना जरूरी है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनी, निर्मित कैसी हुई, पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब अगर हमको सुप्रीम कोर्ट में अगर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना है तो हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का परमिट होना बहुत जरूरी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट, अगर आप कोई मिसकंडक्ट काम करते हो, प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट, आपका प्रोफेशनल क्या है, साइलेंट में आप काम कर सकते हो, ये आपका प्रोफेशन है। अगर आप जज को गाली दे के अगर काम करते हो, जज को आप जोर जोर से बात करके बात करते हो, या जज ने आपने गाली गलौज किया, तो आपका वहां पे मिसकंडक्ट होता है, और आपका जो एनरोलमेंट है वो क्या होता है, एनरोलमेंट आपका कैंसिल होता है, ठीक है, या आपका जो जब्त हो जाता है एनरोलमेंट, ठीक है। उसके बाद में यस,
प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट, उसके बाद में मीनिंग एंड स्कोप, इसका मीनिंग क्या है और उसका स्कोप क्या है हमको सीखना है। अ बॉडी ऑफ द अथॉरिटी एम्पावर टू पनिश फॉर द मिसकंडक्ट। अब बॉडी और अथॉरिटी, जब आप कोई मिसकंडक्ट काम करते हैं तो अथॉरिटी बनी जाती है, एक ऐसी टीम बनाई जाती है जो आपका मिसकंडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन ले सके। और उसके बाद फिर क्या होती है, एम्पावर टू पनिश फॉर द इन मिसकंडक्ट, और फिर वो एडवोकेट को क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसी एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो आपका मिसकंडक्ट सबके सामने रख सके। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? एक सर, सुमित सर, लेखन सर, समझ में आया? ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे सीखना है, उसके बाद में देखो क्या है। डिसिप्लिनरी सॉरी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी सॉरी डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, इट्स कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस, इनिशिएटिव एंड प्रोसीजर। तो अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल ये बनती है। ये क्या करती है, आपका पूरा डिटेल देती है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, इट्स कंपोजिशन, ये कैसे बना, क्यों बना, बराबर है, किस लिए बना, ये हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में पावर्स क्या है इसके, फंक्शन क्या है, इनिशिएटिव एंड प्रोसीजर क्या है, ये हमको सीखना है। उसके बाद में डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ द इंडिया, इट्स कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस, इनिशिएशन एंड प्रोसीजर। तो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये हमको इसमें पढ़ना है। ये कमेटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सभी प्रकार के निर्णय ले सकती है। ओके, इट्स कंपोजिशन, इसकी निर्मित की हो गई, पावर्स क्या है इसके, फंक्शंस क्या है इसके, अभी ये हमको इसमें पढ़ना है। जैसे कि भी कोई भी वकील अगर कोई 420 का काम करता है, या किसी को फ्रॉड करता है, या किसी को धोखा देता है, तो ऐसे घटना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है, बराबर है। अगेन रेमेडी क्या है, बराबर है। आपको आप अगर किसी वकील ने मिसकंडक्ट किया तो जिस व्यक्ति का मिसकंडक्ट किया तो उसको रेमेडी क्या मिलेगी, नुकसान भरपाई क्या मिलेगी, रिव्यू ओवर रिव्यू ओवर ऑर्डर ऑफ द पनिशमेंट। तो जिस व्यक्ति ने मिसकंडक्ट किया, जैसे कि एडवोकेट ने अगर मिसकंडक्ट किया तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, बराबर है। अगर एडवोकेट होने की होगा हो अगर एडवोकेट हो लेकिन वो काम इलीगल कर रहा है तो ऐसे घटना में क्या होता है, पनिशमेंट उसको मिलती है। सिर्फ एडवोकेट को ही नहीं मिलती है, कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है जज तो उसको भी क्या मिलती है, पनिशमेंट। लेकिन मतलब कायदे से कोई भी बचा हुआ नहीं है। पंतप्रधान अगर होगा तो उसको भी सजा मिलती है, बराबर है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द पनिशमेंट, अगर आपको कोर्ट ने पनिशमेंट की ऑर्डर दी है तो उसके ऊपर आप अपील कर सकते हो। मतलब वकील को भी अधिकार है अपील करने का कि भाई मैंने ऐसी घटना नहीं की। ओके, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब न्याय का अपमान या न्यायालय का अवमान करना, इसको बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मीनिंग एंड स्कोप क्या है? अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब बोल देंगे, जब आप प्रैक्टिस में हो या और जब आप एडवोकेट्स की बात सुनते नहीं हो, एडवोकेट्स को आप अगर सवाल जवाब करते हो, एडवोकेट के साथ अगर आपके साथ गाली देते हो, या एडवोकेट्स सॉरी अगर या जज को आपने थप्पड़ मारा या उसको कोई फेंक के मारा, किताब, कोई भी चप्पल वगैरह, तो वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, हमको पढ़ना है। उसके बाद में कैटेगरीज क्या है, दो प्रकार की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सिविल और क्रिमिनल है। जैसे कि कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, बराबर है। सिविल में अगर कंटेम्प्ट हुआ तो उसको सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलेंगे। क्रिमिनल में अगर कोई कंटेम्प्ट हुआ तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलेंगे। जैसे कि अभी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि सिविल का मैटर है तो सिविल के मैटर में अगर पक्षकार ने
जज को जज को जज को अगर मतलब जो जज रहते हैं अगर उसके अगेंस्ट में अगर कोई राइटिंग की या जज के अगेंस्ट में झूठी जानकारी दी ऊपर के जज को, बराबर है, या जज के अगेंस्ट में अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर वो फैल रहा है तो वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को होगा जब कभी कोई भी एडवोकेट्स अपने बाजू रख रहा है, लेकिन बाजू रखने के बाद वो अगर जज को पिस्तौल दिखाता है और बोलता है कि भाई अभी के अभी मुझे इस प्रकरण पे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा, इस प्रकार की धमकी अगर देती है कोई एडवोकेट जज को, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, राइट। तो कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर करेगा तो उसको पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको पनिशमेंट मिलेगी, बराबर। कोई भी इससे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में रेमेडीज अगेंस्ट द पनिशमेंट, एपोलॉजी, अपील, रिव्यू। अगर कोई काम करता है गलत तो फिर उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, बराबर है। एपोलॉजी, अपील एंड रिव्यू। अगर आप गुनाह कबूल करते हो तो एपोलॉजी, अगर आप गुनाह कबूल करते हो लेकिन आपको अगर अगर आप गुनाह कबूल करते हो और आपके ऑर्डर अगर आपको अमान्य है तो आप उसके ऊपर अपील कर सकते हो, बराबर है। और फिर अपील में जाने के बाद वो प्रकरण क्या करते हैं, जज वहां पे रिव्यू करते हैं, मतलब फिर से देखते हैं कि भाई ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, है ना, तो उसको बोलेंगे रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ कोर्ट, अगर तो इसकी वैलिडिटी कितनी है कंटेंट ऑफ कोर्ट की, आपको इसमें सीखना है। उसके बाद में कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। देखो सबसे पहले कौन से कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब जो नीचे की न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट, ये हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इसका जुरिडिक्शन का कंटेम्प्ट क्या है, बराबर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब नीचे के कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट के ऊपर कौन से रहते हैं, फिर हाई कोर्ट्स रहते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर कौन से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है प्रोसेस, ये हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में कंटेम्प्ट बाय लॉयर्स, जजेस, स्टेट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज एंड देयर ऑफिसेस। अगर कोई लॉयर कंटेम्प्ट करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ लॉयर बोलेंगे। कोई जज करता है, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे जजेस है जिनके प्रकरण है, जैसे कि जज के हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट है ना, हस्बैंड जज होने के बाद भी वाइफ को मारता है और वाइफ फिर क्या करती है, उसके ऊपर केस डालती है। केस डालने के बाद क्या होगा, कंटेंट ऑफ जजेस हो गए, है ना, कंटेंट ऑफ लॉयर हो गए। तो ये हमको इसमें कंटेम्प्ट ऑफ लॉयर एट जजेस, स्टेट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज एंड देयर ऑफिस, स्टेट एंड देयर कॉर्पोरेट बॉडी क्या है, ये हमको इसमें सीखना है। उसके बाद में बेंच बार रिलेशंस। बेंच बार रिलेशन मतलब क्या, जब कभी कोई भी एडवोकेट्स बेंच पे होते, बेंच मतलब उनके डायस पे होते हैं, तो हमारा नेचर कैसे होना चाहिए उनके अगेंस्ट में, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि फ्रेंडली होना चाहिए, विवेक सर बताइए। रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, वेरी गुड, बराबर है। कैसे होना चाहिए सुमित सर, नीलकंठ सर? पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बराबर है। कोई भी जजेस अगर हमारा फ्रेंड भी है, कोई जज बन गया तो बेंच बार रजिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा है रे तू, क्या कर रहा है रे तू, क्यों रे, कहाँ जा रहा तू, इधर आता क्या ऐसी चीजें हमको जज के साथ नहीं बोलना है, बराबर। रिस्पेक्टफुली बोलना है, रिस्पेक्टेड सर बोलना है, आदरणीय सर, बराबर है। तो ये बेंच बार रिलेशंस है, जैसे कि कोई जज हमारा अगर रिलेटिव है और हम बोलेंगे कुछ न्याय देता का याच्यावर तू, नाही तर मग मी तुला घरी येऊन भेटतो, तुला मी सांगत आहे, माझ्या प्रकरणावर निर्णय दे, असं कोणी म्हणू शकत नाही, बराबर है। जजेस को कोई भी बात नहीं कर सकता है अगर वो रिलेटिव हो गया फिर भी, ओके। तो जब कभी हम कोर्ट में अगर दाखिल होते तो सबसे पहले हमारा जो नेचर है वो साइलेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अगेंस्ट द जज। प्रोफेशनल प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये प्रोफेशनल इथिक्स क्या है और प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये हमको इसमें सीखना है, नया टॉपिक है। आउटलाइन ऑफ द कोर्स, सॉरी,
Outline of the course: professional ethics, accountancy for the lawyer and bar relations. तो ये क्या है, ये हमको इसमें सीखना है. अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जो कोई भी हम काम करते हैं, बराबर है, तो उसका क्या होता है, फिर ये अकाउंटिंग सिस्टम होती है. जैसे कि हम कोई भी जॉब करते हैं, जैसे कि हमने अगर एडवोकेट चुना है तो उसकी भी एक प्रकार की अकाउंटिंग सिस्टम होती है. आउटलाइन ऑफ द कोर्स: प्रोफेशनल इथिक्स, हमारे प्रोफेशनल इथिक्स कैसी होनी चाहिए. अकाउंटेंसी फॉर द लॉयर, लॉयर की भी अकाउंटेंसी कैसी होनी चाहिए. बेंच बार रिलेशंस कैसे होना चाहिए, हमको ये हमने इसमें पढ़ा. This course will be this course will be taught this course will be taught in the association with the practicing lawyers on the basis of the following material. तो नीचे दिए गए मटेरियल के ऊपर ये क्या करते हैं, हम ये कोर्स टॉट करते हैं, ये कोर्स हम पढ़ाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स दिए गए हैं. दिस कोर्स विल टॉट इन एसोसिएशन विद द प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मटेरियल. तो नीचे के मटेरियल्स का अगर हमने पढ़ाई की तो ये पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, हम सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाते हैं. बराबर है. तो कौन कौन से आर्टिकल्स है, मटेरियल्स है. मिस्टर कृष्णमूर्ति लेयर्स बुक्स ऑन एडवोकेसी, ये बुक्स है जिसके कारण ये राइटिंग हो सकता है. ओके. द कंटेम्प्ट लॉ एंड द प्रैक्टिस नाम की किताब है, ये भी हमको इसमें पढ़ना है. उसके बाद में द बार काउंसिल कोड ऑफ एथिक्स, ये भी हमको इसमें सीखना है. 50 selected opinions of the disciplinary committees, bar council and 10 major judgments of the Supreme Courts on the subjects. तो ये भी हमको इसमें पढ़ना है कि 50 प्रकार के सिलेक्टेड ओपिनियंस हमने इकट्ठा किए ऑफ द डिस्क्रिप्शनरी कमिटी के, बराबर है, बार काउंसिल एंड 10 मेजर जजमेंट्स हमने ये इकट्ठा किए है, वो भी हमको इसमें पढ़ना है. उसके बाद में इट शैल इंक्लूड्स असेसमेंट थ्रू द केस स्टडी. अगर हमको केस की स्टडी करनी है तो हम उसके ऊपर असेसमेंट निकाल सकते हैं. अगर हमको केस की स्टडी नहीं है तो हम असेसमेंट नहीं निकाल सकते उसके, बराबर है. सो इट शैल इंक्लूड असेसमेंट, इसमें असेसमेंट होते हैं थ्रू द केस स्टडी. हमने अगर स्टेट की केस की स्टडी की तो स्टेट की स्टडी करने के बाद हमको ये चीजें मालूम हो जाती है. वाइवा से ये चीजें मालूम होती है. पेरियोडिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बिसाइड्स द रिटन टेस्ट. अगर हमने टेस्ट दी तो उसके ऊपर भी हमको ये चीजें असेसमेंट अगर हमने पूरा किया तो ये चीजें हमको मालूम हो जाती है. तो इस प्रकार से ये प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक नहीं, सिलेबस पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द LLB Katta YouTube channel. Press the bell icon and subscribe the channel. Thank you.